नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईटी नाउ सुरेश पर। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुद्धकर। आप देख रहे हैं मार्केट्स पर हमारी खास पेशकश कल की तैयारी। आइए सबसे पहले बता दें क्या खास लेकर आए हैं आज हम शो में आपके लिए। ब्याज दरों का इंतजार हो रहा है। यूएस में फेडरल रिजर्व की 2 दिन की बैठक का आज दूसरा दिन है और आज देर रात तक फैसला सामने आ जाएगा। क्या पड़ेगा भारतीय बाजारों पर असर और कमोडिटीज पर भी, ये समझेंगे शो में हम आगे। रेलवे के मेगा टेंडर से कौन कौन सी कंपनियों को फायदा होने वाला है ये बताएंगे और अब उन कंपनियों के स्टॉक्स में आपको क्या करना चाहिए पूछेंगे अपने एक्सपर्ट से। साथ ही साथ कल के लिए कुछ दमदार ट्रेडिंग आइडियाज को भी करेंगे शो में शामिल। यूएस फेड के फैसले से पहले बाजार आज सीमित दायरे में कारोबार करता नजर आया। आखिरी में निफ्टी दिन की ऊंचाई से 98 अंक गिरकर 17,718 के पास जाकर बंद हुआ। सेंसेक्स में भी हमने 263 अंकों की गिरावट देखी। निफ्टी बैंक और मिड कैप इंडेक्स भी गिरकर बंद हुए। एफएमसीजी को अगर छोड़ दें तो बाकी सभी सेक्टर में हमने गिरावट ही देखी। आज बाजार का दिन भर में किस तरह कारोबार रहा, क्या हलचल रही, वहां विस्तार से बता रहे हैं मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा। शुक्रिया। अगर आप देखें तो मार्केट के अंदर आज जो उतार चढ़ाव था, आज का दिन एक्चुअली में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का दिन था क्योंकि आज हम खुले ठीक थे और खुलने के बाद हमने हरा निशान भी दिखाया और काफ़ी हद तक हरे निशान में ही रहे। लेकिन उसके बाद सेकंड हाफ में बाजार धीरे धीरे करके फिसलता गया और ऑलमोस्ट डेज लोज के आसपास जाके बंद हुआ है। 17,700 बट फिर भी मार्केट ने बचा लिया किसी तरह से। 17,700 और 800 वाली रेंज रेजिस्टेंस की है और 17,500 और 400 वाली रेंज सपोर्ट की है। इवेंट से ठीक पहले मार्केट अपने आप को संभालते हुए दिख रहा था। आज कुछ डिफेंसिव शेयर आगे निकल के आए। एडवांस डिक्लाइन थोड़ी बिगड़ी है। आज आप देख रहे होंगे सिर्फ 500 साढ़े 500 शेयर ही हरे निशान में थे, लेकिन फिर भी ये ज़्यादा डैमेजिंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि बाजार के अंदर बहुत ज़्यादा कुछ नुकसान मिल गया हो। बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर भी आपको परसेंटेज में करीब आधे % की गिरावट दिख रही होगी। आज जिन शेयर्स ने संभाला वो थे डिफेंसिव शेयर यानी कि एफएमसीजी के शेयर। अगर आज आप पहले 3 शेयर देखेंगे उसमें से ब्रिटानिया जो कि करीब 3% ऊपर जाके बंद हुआ है। साथ ही साथ HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर, अगर आप वो देखेंगे तो वो शेयर के अंदर भी हमको अच्छी मजबूती आती दिखी है। और तीसरा निफ्टी का टॉप गेनर बना वो था ITC जो अपने साल के हाई पर भी चल रहा है। यानी कि 3 शेयर अगर आप टॉप गेनर्स निफ्टी के चेक करेंगे तो आपको एफएमसीजी के ही दिखेंगे। और चौथा दिखेगा फार्मास्यूटिकल्स जो कल से चल रहा है। हॉस्पिटल वाला शेयर है अपोलो हॉस्पिटल, आज फिर से आके हरे निशान में जाके बंद हुआ है। लेकिन डैमेज हो कहाँ से रहा था, कहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम आई है निफ्टी को आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग में, वो अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा अदानी पोर्ट्स के अंदर। आज अडानी ग्रुप के ज़्यादातर शेयर आपको कमज़ोर दिख रहे थे। अडानी पोर्ट निफ्टी का हिस्सा है, वहाँ पे नुकसान था। इंडसइंड बैंक के अंदर करीब 3% तक की गिरावट हमको यहाँ पे बनती हुई दिखी है। अल्ट्राटेक सीमेंट के साथ साथ आज हिंडाल्को का शेयर भी कमज़ोर हुआ है। इन सभी ने आज बाजार में काफ़ी हद तक डेंट पहुँचाया है। आते हैं जरा बैंकिंग काउंटर्स पर नजर डालते हैं तो आज ज़्यादातर बैंकिंग काउंटर्स आपको कमज़ोर दिख रहे थे। अगर आप ये पूरी सूची उठा के देखेंगे तो सबसे ज़्यादा नुकसान आपको दिखेगा तो बंधन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडसइंड बैंक, ये कुछ एक बैंक्स थे जहां पर आपको सबसे ज़्यादा नुकसान दिखेगा। छोटे मझोले शेयर्स की कैटेगरी भी एक बार आ जाते हैं, वहां पर इस समय की सिचुएशन क्या थी। अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो आज वी गार्ड के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव आया है। जो कंजम्पशन वाली कंपनी है उनके अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है। आज डॉक्टर लाल पैथलैब के अंदर भी स्ट्रॉन्ग पुल बैक था और आज बाजार की गिरावट के उलट चल रहा था डॉक्टर लाल पैथलैब, तो आज ये सबसे ज़्यादा नोटिस होने लगा। पेज इंडस्ट्रीज़, बाटा इंडिया, ट्रेंट, ये 3 कंजम्पशन वाली और शेयर हैं जहां पर आज आपको हरा निशान देखने को मिला होगा। आ जाते हैं जरा इसी कैटेगरी के अंदर छोटे शेयर्स जहां पे आज कमजोरी देखने को मिली, उसमें था इंडियाबुल हाउसिंग। ये एफ एंड बैन से बाहर आ गया था आज शेयर और उसके बाद एक जोरदार आज पिटा है। इसके अलावा रैमको सीमेंट्स के अंदर भी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। रियल एस्टेट के जो काउंटर्स चल रहे थे उसमें अब्रॉय सबसे स्ट्रॉन्ग था, उसके अंदर भी प्रॉफिट बुकिंग हमको होती हुई दिखी है। साथ ही आज कुछ ऐसे शेयर्स भी टूटे हैं जहाँ पे अमूमन पहले से नुकसान देखने को मिल रहा था, जैसे कि लॉरस लैब, ये शेयर भी आज आपको लाल निशान में दिखेगा। तो कुल मिला के मार्केट ने ठीक इवेंट से पहले अपने आप को एक रेंज में रखा, स्पेसिफिक पॉकेट्स में काम हुआ जिसमें डिफेंसिव पॉकेट आज एफएमसीजी सबसे ज़्यादा एक्टिव थी। ओके, एफएमसीजी सबसे ज़्यादा एक्टिव था और बाजार ब्रॉडली एक रेंज में दिखाई दे रहा था। लेकिन क्या ये रेंज आज जब एफएमसी की बैठक का फैसला आ जाएगा उसके बाद टूटेगी? किस तरफ टूटेगी, ऊपर या नीचे? मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आस्था जैन और नितिलेश पावस्कर। इन दोनों का करते हैं स्वागत। नितिलेश, बताइए क्या लगता है आपको, अब ये रेंज अगर टूटेगी तो ये ऊपर टूटेगी या नीचे टूटेगी? सर अभी के लिए हम लोग जो बात कर रहे हैं निफ्टी का, मैं डेली चार्ट ही स्टडी कर रहा था, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आया था लास्ट कुछ दिनों के पहले और एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस मार्केट ने
कल के सेशन में लिया था, वहां पे हम लोग 17,835 से लेके 1870 इस लेवल के आसपास हम लोग 870 के आसपास शॉर्ट है। अभी भी हम लोग पोजीशन हमारी शॉर्ट में ही बना के रखे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा थक चुका है, इस लेवल से एक प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए। लेकिन इवेंट के पहले हम लोगों ने भी काफी कॉशियस अप्रोच के साथ कम क्वांटिटी की पोजीशंस बनाई है। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, अगर कल मार्केट 17,660 से लेके 17,600 इस लेवल के नीचे क्लोज देता है, तो शायद से हम लोग फिर से 17,200 से लेके 17,000 ये लेवल आने वाले समय में देख सकते हैं। ऊपर में 17,900 से लेके 18,100 ये निफ्टी के लिए काफी रेजिस्टेंस, ऊपर में हैवी रेजिस्टेंस है। जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं करता है तो हम लोग बाइंग साइड का व्यू जो है वो अवॉइड करेंगे। लास्ट शो में भी हम लोगों ने कहा था 18,100 से बिकवाली करना है, 17,500 का लेवल हमें स्क्रीन के ऊपर देखने को मिला। तो अभी जो मेरा व्यू होगा वो सेलिंग का ही व्यू होगा, लेकिन कम क्वांटिटी के साथ। अगर कुछ मार्केट कल सरप्राइज करता है तो शायद मुझे मेरा व्यू जो होगा वो चेंज करना पड़ेगा। ये अच्छी बात है, अगर मार्केट सरप्राइज करे तो व्यू चेंज हो सकता है। बिल्कुल, मार्केट इसी को कहते हैं। आस्था, इस समय आप क्या कॉल दे रही हैं, बाइंग साइड या सेल साइड? जी, गुड इवनिंग स्वागत सर। देखा जाए तो मेरे हिसाब से आज तो हमने कोई भी पोजीशन कैरी करने ना करने की ही सलाह दी थी कि ओवरनाइट कैरी नहीं करना है, क्योंकि बड़ा इवेंट था तो इंट्राडे में हमने थोड़ा पोजीशंस को वाइंड अप कराया था। लेकिन मेरे हिसाब से अगर 75 बिप्स का कट आता है तो मार्केट उसको पॉजिटिव ही लेगा। तो वहां पे हमारी नजर है, अगर उससे ज्यादा कट आता है यानी कि 1% का, तो मेरे हिसाब से थोड़ी-सी दिक्कत हो सकती है। तो ये पूरा अभी फेड पे डिपेंडेंट है, बट आज हमने थोड़ी-सी पोज़ीशंस ना ले जाने की सलाह दी थी सेफर साइड पे, और अब जो भी फेड का इवेंट होगा उस हिसाब से हम आगे की तैयारी कराएँगे। सो उस हिसाब से अभी हमारा यही स्ट्रैटेजी चल रही है। बढ़िया, ये अच्छी बात है, बड़ा इवेंट है, उससे पहले पोजीशन कैरी न की जाए, शायद इसी में समझदारी है। तो क्या हो सकता है इस इवेंट में, जैसा कि आस्था भी कह रही हैं कि 75 बेसिस पॉइंट हो सकता है, 100 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक हो सकता है। देखते हैं इस पर क्या उम्मीद है। मेरे सहयोगी विश्वमोहन जुड़ रहे हैं मेरे साथ, उन्होंने कुछ रिसर्च की है, कुछ लोगों से बात की है। विश्वमोहन, बताइए क्या उम्मीद है बाजार की, इस बार किस तरह का रेट हाइक हो सकता है यूएस में? देखिए, पूरी दुनिया की फाइनेंशियल मार्केट की नज़र आज फेड के फैसले पर है, क्योंकि इस साल 5वीं बार होगा जब यूएस फेड अपनी जो पिछले 5 बैठक में 4 बार ब्याज दरें बढ़ा चुका है और इस बार 5वीं बार ब्याज दरें बढ़ने की संभावना है। और 0.75% फीसदी ज़्यादातर लोगों का अनुमान है कि इतनी बढ़ोतरी तो होगी ही, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ परसेंटेज ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि 1% भी ब्याज दरें बढ़ सकती है। अगर 1% बढ़ी तो बाजार में दिक्कतें बढ़ेंगी और बाजार में इक्विटी मार्केट में खास करके गिरावट आ सकती है। लेकिन इसके अलग अगर उसके बाद यूएस फेड का स्टांस क्या रहता है, किस तरह की कमेंट्री उनकी तरफ से आती है, ब्याज दरों की बढ़ोतरी की जो समय सीमा है ये कब तक चलेगी और कब से रोल बैक शुरू होगा, यानी जो कटौती जो बढ़ोतरी का सिलसिला है वो कटौती में कब तक बदलेगी, तमाम ऐसे जो संकेत वहां से मिलेंगे फेड की कमेंट्री से, वो सबसे अहम होगा। वही बाजार को कल ड्राइव करने वाला है और पूरी दुनिया की नज़रें देखते हैं यहाँ पर क्या होता है और उससे पहले किस तरह के डिसीजंस लेने चाहिए। तो ज़्यादातर एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अभी आप जो भी रिस्क नहीं ले सकते हैं उनको अभी चुपचाप बैठने में ही भलाई है। तो रिस्क अगर नहीं ले सकते हैं तो फिर थोड़ी दूरी बनाए रखिए, यही स्ट्रैटेजी आस्था ने भी अपनाई और यही वो बता रही हैं। लेकिन विश्वमोहन, सोने चांदी में भी हमने देखा, साथ ही साथ कच्चे तेल में फैसले से पहले फेड के एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। क्या उसके पीछे ट्रिगर्स दिख रहे हैं आपको? देखिए, फेड के फैसले से पहले एक रिलीफ रैली के तौर पर इसे हम देख सकते हैं। गोल्ड और सिल्वर देखिए शानदार तेजी दिखा रहे हैं। चांदी में तो 800 रुपए से ज़्यादा की तेजी आ चुकी है, 350 से 400 रुपए तक की तेजी गोल्ड में आ चुकी है। क्रूड की बात करें तो क्रूड में भी अच्छी तेजी है, 2.5% तक की तेजी आ चुका है। ब्रेंट अब $93 के आसपास पहुंच चुका है। तो एक लग रहा है, उनको लग रहा है कि जो बाजार जो डिस्काउंट कर चुका है 0.75% की, उसी आधार पर, उसी लाइन पर फेड ब्याज दरें बढ़ाएगा। इसी उम्मीद में क्रूड में ये रिलीफ, क्रूड हो या गोल्ड सिल्वर हो, यहाँ पे जो रैली दिख रही है उस वजह से ही है। हालांकि बाकी फैक्टर्स अभी और भी काम करेंगे, लेकिन पहले फेड के डिसीजन देखने के बाद ही बाजार में एक डिसाइसिव मूव आएगा। और ये जो रैली है सिर्फ फेड के फैसले से पहले है, बाद में उनके डिसीजन के बाद फिर अलग तरह की कहानी हो सकती है।
ये कहानी बदल भी सकती है फेड के फैसले के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया विश्व मोहन उस पूरे अपडेट के लिए। तो ये स्थिति है और कुछ समय में ही पता लग जाएगा कि फेडरल रिजर्व क्या फैसला लेता है। लेकिन आज का जो ट्रेडिंग सेशन था उसमें चलिए पहले आज उन शेयरों की बात करते हैं जहां अच्छी तेजी देखने को मिली। आज था आईटीसी, HUL, ब्रिटानिया, ये सारे वो स्टॉक्स हैं FMCG स्पेस के जिन्होंने अच्छा सपोर्ट किया आज बाजार को। क्या आपको लगता है कि ये जो इनका सपोर्ट करने का काम है ये जारी रह पाएगा आगे? कल अगर बाजार को फेड का फैसला पसंद आया, एक रैली दिखी, तो इनमें तेजी बढ़ेगी? इस तेजी में पार्टिसिपेट करना चाहिए? जी बिल्कुल, मुझे लगता है अगर पॉजिटिव साइड पे कोई भी डिसीजन आता है तो एफएमसीजी सेक्टर में तेजी बढ़ेगी। देखिए फेस्टिव सीजन भी अभी आ रहा है, तो मुझे लगता है वो भी यहाँ पे काफी बड़ा एक रोल प्ले करेगा वॉल्यूम्स को ग्रो करने में। और दूसरी तरफ से मुझे ऐसा भी लगता है कि अभी मानसून वगैरह सीजन ओवर हुआ है, तो रूरल डिमांड जो है वो भी अच्छी खासी निकल के आ सकती है। तो वॉल्यूम ग्रोथ में मैं यहाँ पे एक बढ़ोतरी की उम्मीद कर रही हूँ और इसीलिए मुझे लगता है एफएमसीजी सेक्टर जो कि वॉल्यूम ग्रोथ से ही मेनली ड्राइव होता है, वहां पे एक पॉजिटिव सेंटिमेंट हमें देखने को मिलेगा। प्राइम चॉइस रहेगी HUL और उसके बाद आईटीसी। HUL, उसके बाद ITC, इस पूरे स्पेस में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। ITC पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा नितिलेश, जब ये 300 के नीचे था तो हम लोग बहुत बातें किया करते थे, पूछते थे कि भाई ये 300 के ऊपर जाएगा कि नहीं। अब ये 350 के पास पहुंचा हुआ है, ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। क्या व्यू बन रहा है चार्ट देखकर आपका? सर व्यू जो है वो लॉन्ग टर्म में काफी बुलिश है। जितना मुझे याद है मैंने बहुत बार क्लाइंट्स को रिकमेंड किया है 217, 250 और 280 के ऊपर भी रिकमेंड किया है। लेकिन आज का जो मूव देख के मुझे थोड़ा सा मोमेंटम लगा कि यहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की हम लोगों ने क्लाइंट्स को सलाह दी है। अगर हम लोग अवरली चार्ट को इस्तेमाल करेंगे और थोड़ा सा चार्ट के ऊपर देखेंगे, कभी कभार इवेंट के पहले जब वो ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन किसी भी स्टॉक में आता है तो वो खतरे की घंटी के हिसाब से मैं देखता हूँ। अगर जिनका भी आईटीसी में लॉन्ग है, अभी उनके लिए 337 एक स्टॉप लॉस की तरह उनको देखना चाहिए। अगर ये 337 का लेवल यहाँ से ब्रेकडाउन होता है तो हमें आईटीसी में 5 से 7% का एक डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन हर गिरावट में हमें क्या करना है, खरीदारी करनी है। लॉन्ग टर्म जो टारगेट है वो मेरा काफी बड़ा टारगेट है, 500 550 के लेवल्स में देख रहा हूँ आने वाले समय में। लेकिन निचले रेंज में लेना है। अगर आईटीसी 280 या फिर 270 की रेंज में किस कारण से अगर मिलता है या फिर 300 के आसपास, तो डेफिनेटली मैं लेना पसंद करूंगा। इस लेवल के ऊपर मैं खरीदारी की नहीं आई। करंट लेवल पर खरीदारी की राय नहीं है आईटीसी पे। वैसे भी ये शेयर ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, कुछ गिरावट आने दीजिए। 300 रुपए के आसपास ये स्टॉक मिलता है तो जरूर खरीदिए और नजरिया रखिए लंबी अवधि का। लॉन्ग टर्म में तो टारगेट यहाँ पर नितिलेश का 550 तक का दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए आपको शायद थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। भारतीय एयरटेल की बात करते हैं। इसके पार्शली पेड शेयर का जो प्रीमियम है वो कम हो गया है, इसलिए भारतीय एयरटेल PP खरीदकर भारतीय एयरटेल की ओनरशिप का ये अच्छा मौका दिखाई दे रहा है। ये क्या गणित है पूरी, ये समझाने के लिए मेरे सहयोगी सौमित सरकार मेरे साथ अब जुड़ रहे हैं। सौमित बताइए। अगर आप देखेंगे तो भारतीय एयरटेल के जो नॉर्मल शेयर्स है उसका और भारतीय एयरटेल पार्टली पेड शेयर्स का जो डिफरेंस है जो कि प्रीमियम होता है वो सिर्फ अभी 3 से 4 रुपए के आसपास चल रहा है। पहले ये जो प्रीमियम था वो करीब 20 to 25 रुपीज़ के आसपास चलता था। अब ये प्रीमियम को कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले तो भारतीय एयरटेल पार्टली पेड शेयर्स के रेट के साथ आप जो बैलेंस कॉल अमाउंट है जो कि 401 रुपये है उसको ऐड कर लीजिए और जो डिफरेंस अमाउंट होगा भारतीय एयरटेल के नॉर्मल शेयर्स के साथ वो है प्रीमियम अमाउंट। अब वो ये जो प्रीमियम अमाउंट है वो सिर्फ 3 से 4 रुपये के प्रीमियम पे चल रहा है। पहले ये एवरेज प्रीमियम 20 से 25 रुपये के आसपास होता था। अब ये प्रीमियम कम होने का मतलब ये होता है कि बैलेंस मनी जो है वो कंपनी जल्द ही कॉल कर लेगी, बट ऐसे लग नहीं रहा है क्योंकि भारतीय एयरटेल की अगर आप फाइनेंशियल पोजीशन देखेंगे तो FY22 में उन्होंने करीब 33,000 करोड़ का फ्री कैश फ्लो जनरेट किया था। फर्स्ट क्वार्टर में सिर्फ अगर आप देखेंगे तो 10,000 करोड़ का फ्री कैश फ्लो जनरेट किया था, प्लस उनको गवर्नमेंट को अभी कोई ड्यू ज़्यादा देने नहीं है और उनका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान है वो भी सिर्फ 20,000 करोड़ का है पूरे साल के लिए। तो कैश पोजीशन भारतीय एयरटेल की अगर आप करंटली देखेंगे तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो उनको अर्जेंट नीड नहीं है कैश का। और जो बैलेंस अमाउंट है कॉल करने का वो अक्टूबर 24 तक 2 पार्ट में कॉल करेंगे। तो मोस्ट लाइकली वो ये जो कॉल है बैलेंस अमाउंट का 401 रुपये का वो जल्दी नहीं करने वाले हैं। तो कोई भी इन्वेस्टर आज के टाइम पे जो 783 रुपीज़ का शेयर प्राइस मिल रहा है भारतीय एयरटेल का, उसको ना खरीद के भारतीय एयरटेल का पार्टली पेड खरीद सकते हैं और जो बैलेंस अमाउंट है वो किधर और डिप्लॉय कर सकते हैं। IIFL का भी मानना ऐसा ही है कि ये जो लो प्रीमियम्स अभी मिल रहे हैं उसके वजह से किसी भी इन्वेस्टर को भारतीय एयरटेल का पार्टली पेड शेयर्स खरीदने चाहिए और भारतीय एयरटेल के शेयर खरीदने नहीं चाहिए, और जो बैलेंस अमाउंट है उसको किधर और डिप्लॉय करके आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं।
शुक्रिया सौमित। आस्था, आप अग्री करेंगी ये जो स्ट्रैटेजी है आईएफएल ने भी सजेस्ट की है और अभी सौमित भी जो मैच लेके आए हैं कि पार्टली पेड शेयर खरीदना ज्यादा अच्छा ऑप्शन दिख रहा है? हाँ, यहाँ पे शेयर क्योंकि ये देखिए जिस तरह से ये प्रीमियम घटा है तो मुझे लगता है कि ये एक यहाँ पे एक दिशा दे रहा है कि पार्टली पेड अप शेयर्स को खरीदें। लेकिन ओवरऑल अगर मैं भारतीय एयरटेल की बात करूं तो लॉन्ग टर्म थीसिस तो भारतीय एयरटेल के लिए काफी ज्यादा यहाँ पे पॉजिटिव है, क्योंकि सबसे जरूरी होता है किसी भी टेलीकॉम कंपनी के लिए एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, जो एक की रेशियो है। और वहां पे ये उम्मीद जताई जा रही है भारतीय एयरटेल के मैनेजमेंट द्वारा कि 183 का जो अभी एग्जिस्टिंग है उसे वो बढ़ा के 200 और लॉन्ग टर्म में वो 300 तक भी आएंगे। अगर आरपूस बढ़ेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कंपनी की बढ़ेगी और यहाँ पे शेयर प्राइसेस में हमें एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला स्टांस भारतीय एयरटेल पे पॉजिटिव है और उसी में अगर ये स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की जाए तो मेरे हिसाब से कुछ मुनाफा होने के यहाँ पे भी आसार। ये तो भारतीय एयरटेल पर भी व्यू पॉजिटिव है, इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं और पार्टली पेड शेयर जो हैं उसमें भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। दोनों में ही यहाँ पर मौका दिखाई दे रहा है। नितिलेश, एक सेक्टर जिस पे हमने पिछले एक आध दो सेशन में दबाव देखा है वो है सीमेंट। मैं आपसे 3 चार्ट देखने को रिक्वेस्ट करूंगा। एसीसी, अंबुजा और आज अल्ट्राटेक में भी हमने देखा दबाव आते हुए 6 से 7% ये स्टॉक्स नीचे हैं। क्या यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है या इनसे अब दूर रहना चाहिए फिलहाल? यहाँ से दूर रहना मैं प्रेफर करूंगा। और हालांकि अगर एसीसी की बात करेंगे तो हम लोगों ने क्लाइंट्स को शॉर्ट रिकमेंड किया है 2680 से लेके 2700 इस रेंज में रिकमेंड किया है। अगर हम लोग आवरली चार्ट को देखेंगे तो डबल टॉप का फॉर्मेशन है, तो जिनका भी लॉन्ग है अभी वो उनके लिए 2460 रुपए का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करें। इसके नीचे अगर ये स्टॉक ट्रेड करना चालू कर देता है तो 2200 से लेके 2350 ये 2 लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर कमजोरी का ही माहौल दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कुछ अगर और आपने देखा कि मिड कैप और स्मॉल कैप में जो है एक्शन काफी ज्यादा था। कंजम्पशन स्पेस वाले स्टॉक्स यहाँ पर अच्छी तेजी आस्था देखने को मिल रही है। बाटा, ट्रेंड माफ कीजिए, ये सारे वो स्टॉक्स हैं जिन पर जो है फेस्टिवल सीजन का भी इम्पैक्ट पड़ता है। अगर फेस्टिवल की थीम को लेकर चलें तो इस समय आपका जो फेवरेबल या फेवरेट स्पेस होगा वो कौन सा होगा? कई सारे अलग अलग सेक्टर दिखाई दे रहे हैं इस समय। तो देखिए स्वागत है, लगातार अच्छा जो शो रहता है वीआईपी सेगमेंट, उसमें जो रहता है स्टॉक का जो दिन में हम करते हैं 1:30 से 2 के बीच में, वहां पे मैं लगातार 2 हफ्तों से 2 रिटेल सेक्टर की ही कंपनियां मैं यहाँ पे रेकमेंड कर रही हूँ। लास्ट वीक मैंने किया था आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, हम टारगेट के काफी करीब पहुंच चुके हैं, जबकि ये मेरी थोड़ी सी पोजिशनल लॉन्ग टर्म कॉल थी। और दूसरी तरफ मैंने ट्रेंड को इसी वीक रेकमेंड किया है। तो मैं खुद भी इस थीम को लेके काफी ज्यादा पॉजिटिव, और मुझे ये लगता है कि ये दोनों ही स्टॉक आगे जाते हुए और अच्छे रिटर्न देंगे। ट्रेंड की बात करें तो 1560 से 1600 के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। एबीएफआरएल की बात करूं तो मेरा इनिशियल टारगेट 355 का था, जो कि 347 तक के हाईज बने हुए हैं। तो बिल्कुल ये फेस्टिव सीजन को लेके जो ये एक तरह से चहल पहल इस पूरे स्पेस में बनी हुई है, मुझे लगता है काफी अच्छा यहाँ पे फायदा होगा और नतीजे भी काफी बढ़िया कंपनियां यहाँ पे पेश करती हुई नजर आ रही हैं। फुटप्रिंट्स यहाँ पे बढ़ रहे हैं कस्टमर के, तो मुझे लगता है कि वो भी यहाँ पे आगे जाते हुए कंपनियों को मजबूती प्रदान करेंगे। सो ऑल इन ऑल अभी भी मैं इस सेगमेंट पे और इस सेक्टर पे पॉजिटिव हूँ। एबीएफआरएल और ट्रेंड मेरी यहाँ पे पसंदीदा चॉइस है, और टारगेट्स मैंने जो कि आपके वीआईपी सेगमेंट में दिए थे उनके साथ ही मैं अभी तो जाना चाहूंगी। एबीएफआरएल 355 और ट्रेंड में रहेगा 1560 से 1600। बहुत बढ़िया। तो यहाँ फेस्टिवल सीजन का फायदा अगर आपको उठाना है तो चूंकि कंपनियों को भी फायदा मिलेगा। ट्रेंड और आदित्य बिरला फैशन, ये 2 कंपनियां हैं जिन पर लॉन्ग कॉल है, खरीदारी की सलाह बनती है। आपको एक एक्सक्लूसिव खबर देते हैं। अब रेलवे जो है वो इस महीने रेल पटरियों के लिए एक मेगा टेंडर जारी करने वाला है। इस एक्सक्लूसिव खबर की डिटेल्स के साथ मेरे सहयोगी समीर दीक्षित अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बताइए समीर। रेलवे से जुड़ी बड़ी खबर। सूत्रों के मुताबिक रेल मंत्रालय इसी महीने एक बड़ा टेंडर जारी करने जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक ये टेंडर होगा रेल ट्रैक से जुड़ा हुआ, यानी कि रेल ट्रैक बिछाने को लेकर के सरकार चाहती है कि नए जमाने के रेल ट्रैक वो लेकर के आए और उसके लिए टेंडर जारी किया जाएगा। ये मल्टी 100 करोड़ टेंडर होगा और इसमें प्राइवेट प्लेयर को आमंत्रित किया जाएगा कि वो आए, ट्रैक्स बनाएं, और साथ ही साथ ये मेक इन इंडिया मिशन को भी बढ़ावा देगा। ये जो नए जमाने का ट्रैक जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, इसको सिर्फ एक दिशा में लेकर के सरकार देख रही है
रही है कि ये हाई स्पीड मोबिलिटी को बढ़ावा दे, यानी कि ये ट्रैक की जो पैरामीटर्स होंगे वो ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से होंगे। मसलन जो इनका स्ट्रेंथ होगा वो 25 टन से ज़्यादा लोड सहने की क्षमता रखने वाला होगा। इसके साथ ही जो क्रॉसओवर ट्रैक्स होते हैं, मसलन जब ट्रेन एक ट्रैक से होकर के कर्व से होते हुए दूसरे ट्रैक की तरफ जाती है, तो जो कर्व होता है, जो क्रॉसओवर होता है, वहाँ पर अभी क्या स्थिति है कि स्पीड काफ़ी घट जाती है। लेकिन नए डिज़ाइन, नए पैमाने पर जब ये ट्रैक बनेंगे तो जो क्रॉसओवर पे ट्रेन की स्पीड होगी उसको 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा बनाए रखने के लिए ये ट्रैक सक्षम होंगे। इसके अलावा यहाँ पर यह भी हो सकता है कि जो प्राइवेट प्लेयर टेंडर के लिए आगे आएंगे उनको देश में ही मैन्युफैक्चरिंग सेटअप बनाने के लिए कहा जा सकता है। एक एश्योर्ड ऑफटेक, यानी कि रेल मंत्रालय जो भी ये टेंडर जीतेगा उससे एश्योर्ड ऑफटेक, एक मिनिमम क्वांटिटी उनसे लेगा ही लेगा हर साल। ये भी एक क्लॉज इसमें शामिल रखा जा सकता है ताकि बड़ी संख्या में प्राइवेट प्लेयर आगे आएँ। तो इसके साथ ही ये जो नए ज़माने के ट्रैक्स हैं, और हाल ही में रेल मंत्रालय ने रेल पहियों के लिए भी एक बड़ा टेंडर जारी किया, उसके साथ वंदे भारत का मास प्रोडक्शन भी हो रहा है। तो अगर बड़ी तस्वीर देखें तो रेलवे की कोशिश यही है कि आने वाले वक्त में सेमी हाई स्पीड और हाई स्पीड मोबिलिटी को बढ़ावा दिया जाए और उसके लिए कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जोर दिया जा रहा है। और उसी दिशा में माना जा रहा है कि इसी महीने रेल ट्रैक को लेकर के एक बड़ा टेंडर रेल मंत्रालय जारी कर सकता है। बिल्कुल, और इसका फायदा कई सारी लिस्टेड कंपनियों को भी मिलता है। JSPL, सेल, इरकॉन जैसी कंपनियां हैं जिनको रेलवे के इस तरह के टेंडर्स का फायदा मिलता है आने वाले समय में। चलिए, फिलहाल शो में हमारे समय हो गया है ये जानने का कि मेरे मेहमान कौन से स्टॉक्स पर कल फोकस करने वाले हैं। वक्त है VIP शेयर्स का। नितिलेश, आपसे करेंगे शुरुआत। बताइए कल के लिए कौन कौन से ट्रेडिंग आइडियाज आपके दिमाग में हैं? सर 2 ट्रेड कॉल होंगे, वो दोनों के दोनों सेल साइड के होंगे। टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी वीक लग रहा है मुझे। टाटा केमिकल्स में हमने 1100 के नीचे जैसे ही ट्रेड करना चालू कर देगा, हमें इसमें बिकवाली करना है। 1125 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 1070 से लेके 1060 ये 2 टारगेट्स होंगे। और दूसरा जो मेरा काउंटर होगा वो होगा सन टीवी का। जैसे ही सन टीवी का काउंटर 508 का लेवल ब्रेक डाउन करेगा, 517 के स्टॉप लॉस के साथ हम लोग इसमें बिकवाली करेंगे। 495 पहला टारगेट होगा और 480 ये मेरा दूसरा टारगेट होगा। कंडीशनल सेल होंगे, कुछ बड़ा गैप अप या फिर गैप डाउन होता है तो ये ट्रेड को अवॉइड करें। कंडीशनल सेल कॉल्स हैं 2, अगर कोई गैप अप या गैप डाउन होता है तो अवॉइड करें इन कॉल्स को। लेकिन आपके लिए कॉल सामने है, सन टीवी में सेल कॉल और साथ ही साथ टाटा केमिकल्स में भी बिकवाली की राय। आस्था, आपकी तरफ से कौन से आइडियाज होंगे? मेरी तरफ से यहाँ पे स्टॉक रिकमेंड करना जा रहा है वो है टाइटन, लेकिन सबसे पहले बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के साथ। और इसमें 2600 बढ़िया लेवल लगता है। 2600 की रेंज 2550 या 2600 के आसपास मिलता है तो बढ़िया खरीद का लेवल है। देखा जाए तो मुझे ये लगता है कि आने वाले समय में हमें ये 2870 के भी लेवल्स दिखा सकता है। तो टाइटन मुझे पसंद आ रहा है। 15 से 20 ट्रेडिंग सेशंस के लिए मैं ये कॉल दे रही हूँ। तो टाइटन में खरीदारी करनी है लेकिन लोअर लेवल्स पे। तो फेस्टिवल सीजन के साथ ही आप जाएंगी और टाइटन को फायदा मिलता है फेस्टिवल सीजन का भी। और लेकिन ध्यान रखिए कि ये 2600 के आसपास चल रहा, 2660 के ऊपर चल रहा है, तो 2600 के लेवल के आसपास यहाँ पर कुछ खरीदारी करनी है। कुछ गिरावट और आने दीजिए, फिर लीजिए और 15 से 20 दिन होल्ड करना है, तभी फायदा मिलेगा। 2800 के ऊपर के टारगेट दिखाई दे रहे हैं आस्था को यहाँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए और अपने स्टॉक पिक्स भी शेयर करने के लिए। कल की तैयारी में मुझे और पूरी टीम को भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ।